गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 सदिशों का सदिश गुणनफल इस बारे में पढ़ेंगे। हम दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल, इसमें ना तो ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है। हमारा सदिश गुणनफल को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस गुणा का ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर ये होता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जैसे रूम में तुम देखो, एक तो रूम की ये साइड हो गई, एक रूम की ये साइड हो गई और ये रूम की ऊंचाई हो गई। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर तुम अपने रूम का कोना भी देखोगे तो तीनों साइडें एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, जहाँ थीटा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है। एन यूनिट वेक्टर एक मात्रक सदिश है। ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर। दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति, इसमें इसका यूज़ होता है। ये क्या होती है, जैसे पेंच को पेचकस से घुमाने पे, पेंच को तो हम घुमाते हैं इस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, अपने हाथ को हम घुमाते हैं पेचकस से, लेकिन जो पेंच है वो अंदर की तरफ जाता है, दीवार के अंदर घुस जाता है। इसी तरह से एन वेक्टर जो है वो दीवार के अंदर की दिशा में चलता है और सदिश ए वेक्टर को सदिश बी वेक्टर की तरफ घुमाने पर एन वेक्टर का लंब दिशा में चलता है। ये लंब दिशा में चलती है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये सदिश है। इसमें ना तो ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 अगर होगा उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समांतर होंगे। वो कैसे होंगे देखो। अब ये सूत्र है हमारे पास, अगर थीटा यहाँ 0 होता है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, उससे ए क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा। अगर थीटा हम पाई लेते हैं तो साइन पाई साइन थीटा या साइन पाई 0 हो जाएगा। इस केस में भी ये 0 हो जाएगा। अगर थीटा पाई बाय 2 हो तो साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल, और ए क्रॉस बी यहाँ से साइन थीटा की जगह बना जाएगा और ए क्रॉस बी ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल होगा। इसमें आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर 0 के इक्वल होता है, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर 0 के इक्वल, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर 0 के इक्वल। आई क्रॉस जे कैप ये के कैप के इक्वल होगा, जे कैप इंटू के कैप आई कैप के इक्वल। ये इस तरह से घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। आई और जे को गुणा करेंगे तो के इक्वल आएगा, के और आई को गुणा करेंगे तो जे के इक्वल आएगा, और जे और के को गुणा करेंगे तो ये आई के इक्वल आएगा। अगर ये उल्टी दिशा में घूमे तो साइन माइनस का लग जाता है। जे क्रॉस के, अगर ये ऐसे घूमेगा जे क्रॉस के होगा तो के इक्वल होगा माइनस के क्रॉस जे अगर होगा तो माइनस आई के इक्वल, और आई क्रॉस के होगा तो ये माइनस जे के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से एन यूनिट वेक्टर होता है, एन वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस ए मॉडुलस बी के इक्वल होगा 6। इसका पॉइंट है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्रम विनय में नहीं होता, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिन दो भुजाओं के बीच में कोण थीटा बन रहा है उन दो भुजाओं को लेते हैं 1/2 मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दो भुजाएं हैं हमारे पास, इन दो को लिया है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। 10वां क्वेश्चन है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सदिश हैं, अगर लैम्डा अदिश है तो ये इस तरह से लैम्डा गुणा हो रही है, चाहे लैम्डा ए के साथ गुणा हो जाए चाहे लैम्डा बी के साथ गुणा हो जाए, एक ही बात। अब हमने माना सदिश ए वेक्टर a1i प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप बी वेक्टर b1i कैप b2j कैप और b3k कैप के इक्वल है। सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। इसको जैसे सारणिक में सॉल्व करा था वैसे करेंगे। तो i को लेंगे तो a2 b3 माइनस a3 b2 यहाँ लिख दिया, माइनस का j लेते हैं a1 b3 माइनस a3 b1, फिर k लिया हमने प्लस का a1 b2 माइनस a2 b1। अब 12th पॉइंट है ये ए वेक्टर, ये पेज 459 पे है आपका। कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, जहाँ ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इसके दिक् कोसाइन है। सदिश ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा का कोण बनाता है। अब हम एक्सरसाइज 10.4 शुरू करते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका फिर मॉडुलस निकालना है। तो पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वो जैसे हमने सारणी को सॉल्व करा था उस तरह से हमने इसको सॉल्व करा, ये तो हमें आता है सॉल्व करना। अब ए क्रॉस बी 19j प्लस 19k हो गया, इसका मॉडुलस निकालेंगे। 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 19 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू 19 का स्क्वायर, 19 को बाहर ले लेंगे 19 इंटू 2 आ जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों की लंब दिशा में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने पहले निकाल लिया, ये निकल के दोनों को जोड़ा, ये आ गया 4i प्लस 4j प्लस 0k। फिर हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाला, सॉल्व करा, 2i प्लस 0j प्लस 4k आ गया। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा हमने। क्रॉस प्रोडक्ट तो i j के ले लिया हमने, गुणा का तो इसमें इसके गुणांक लिख दिया 440 और इसके लिख दिया 204। सारणी की तरह इसको सोल्व करा। मात्रक सदिश n यूनिट कैप, इसका सूत्र ये होता है कि इन दोनों का गुणा किया और इन दोनों का, जैसे आपने वो करा है ए यूनिट कैप अगर हो तो ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस से किया हुआ है आपने, उसी तरह से ये हो गया ये। तो ये आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 69 माइनस 16j माइनस 8k और अपॉन अंडर रूट 256 प्लस 256 प्लस 64। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 576 का 24 आ जाएगा। अलग अलग किया तो 8 2 द 8 3 द 2.3 आ गया, यहाँ भी 8 2 द 8 3 द 2.3 या 8 1 द 8 3 द 1/3 किया जाएगा। तो अभीष्ट सदिश दो होंगे हमारे, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, माइनस से तीनों साइन हमारे बदल जाएंगे, दो आंसर हमारे इसमें आ जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई के साथ π/3 कोण बना रहा है, तो पहले तो देखो ए वेक्टर को हमने मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब वेक्टर ए आई और इसमें दे रखा मात्रक सदिश है, मतलब इसका मॉड 1 के इक्वल है। तो ये मात्रक सदिश आई जे और के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, ये आपको चित्र में बताया था मैंने पहले, ये पिछली वीडियो में। तो अल्फा ये π/3 हो गया, बीटा π/4 हो गया और ये हमें पता नहीं है गामा, तो ये थीटा के इक्वल हमने मान लिया। अब हमें ये भी पता है कि l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है,
यहाँ पे एल कोस अल्फ़ा, एम कोस बीटा और एन कोस गामा इनके स्क्वायर कर दिए, इनकी वैल्यू रख दी 60 डिग्री 45 डिग्री थीटा, इनकी वैल्यूज पुट कर दी 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करा इसको हमने, तो ये cos थीटा का स्क्वायर 1 - 3/4 और ये हमारा आ गया cos थीटा 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। इसमें जब cos थीटा लेंगे तो प्लस माइनस वैसे होना चाहिए, लेकिन माइनस का जो है वो 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, जबकि हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री से कम के होते हैं या 90 डिग्री इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि रूम्स की तीनों दीवारों के बीच में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा भी 90 डिग्री से इक्वल या 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री के इक्वल या उससे कम होंगे, इसलिए हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, हम ओनली प्लस का साइन। तो ये cos थीटा cos π/3 के इक्वल, थीटा आ गया π/3 के इक्वल। अब ए वेक्टर के घटक हो गए cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा, तो cos π/3 cos π/4 cos π/3 ये हो गया 1/2 1/2 और 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारे पास, ये दिखाना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के इक्वल है। तो पहले ए वेक्टर की गुणा करेंगे इससे, माइनस बी वेक्टर की इससे गुणा करेंगे, फिर इस पे वितरण का नियम लगा दिया हमने। अब ए क्रॉस ए 0 के इक्वल होता है इसमें, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये क्रम में नहीं होता, तो माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होता। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सॉरी ये कैंसिल नहीं होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसको कट नहीं करना आपने, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू ए बी के इक्वल आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है, ये हमें जबकि 0 के इक्वल दे रखा है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे हम सारणिक में सोल्व करते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट किया है इसको, ये आ गया इसमें, इधर 0 वेक्टर है इधर, तो 0 i0 j0 के हो जाएगा। अब i j k के गुणांकों की तुलना करेंगे हम, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 3 आ जाएगी, देखो समीकरण 3 से। म्यू की वैल्यू समीकरण 2 से निकालेंगे 27/2, और इसको समीकरण 1 में रख के हम चेक कर लेंगे कि 0 आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये सही होगी हमारी वैल्यूज़ की लैम्डा 3 और म्यू 27/2। यहाँ पे प्रूव नहीं लिखोगे, यहाँ तो हमने चेक करा, ये चीज़ हमने चेक करी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 27/2, ये आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये भी 0 के इक्वल है। तो मतलब ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, तो मॉडलस ए मॉडलस बी cos थीटा 0 हो गया। तो इसका मतलब या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है या cos थीटा 0 है। ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 या थीटा जो है π/2 के इक्वल। π/2 का मतलब ए वेक्टर जो है लंब होगा बी वेक्टर पे, समीकरण 1 हो गई है। अब दूसरी देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका सूत्र लिख दिया, एन यूनिट वेक्टर होता है। तो या तो ये 0 है या बी 0 या साइन थीटा 0 होगा, क्योंकि इन तीनों का गुणा 0 आ रहा है इसलिए। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, जब थीटा 0 हो गया तो समांतर हो गए। अब ए वेक्टर 0 हो गया, यहाँ से बी वेक्टर 0 हो गया, या फिर जब थीटा 0 है तो ये दोनों समांतर हो गए। अब समीकरण 1 और 2 को देखो आप। अब समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो या तो ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि दो सदिश एक साथ लंबवत और समांतर नहीं हो सकते। लंबवत का मतलब अभी जो समीकरण 1 में था कि लंब है और समीकरण 2 में था समांतर है, तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि या तो मॉडलस ए 0 है या बी का परिमाण 0 है। 7वां क्वेश्चन है, हमें ये सदिश दिए हुए हैं ए बी और सी, 3 हमें सदिश दिए हुए हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि इनका वितरण नियम को हमने प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं हमने ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, बी की, सी की, इसमें हमने ये जोड़ दिया, ये इधर रख दिया और इनको ऐड कर दिया b1 + c1। अब इसमें
वेक्टर प्रोडक्ट कर दिया हमने। अब इसमें हमने सारणी के गुणधर्म लगाए, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और दूसरा A1 A2 A3 C1 C2 C3, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C को अलग अलग करते हैं, दोनों को जोड़ा तो अब समीकरण हमारी 1 और 4 की तुलना कर रहे हैं तो दोनों हमारी इक्वल आ गई। 8वां क्वेश्चन है, यदि A वेक्टर 0 और B वेक्टर 0 तो इनका क्रॉस भी 0 होगा, तो क्या विलोम सत्य है इसका? तो इसको हम करके देखते हैं। अगर A 0 है तो ये 0 होगा, इसका मॉडुलस भी, परिमाण भी। B वेक्टर 0 है तो इसका परिमाण भी 0 होगा। अब A क्रॉस B, ये सूत्र लग गया, इसमें ये 0 हो गया, तो यदि A 0 हो तो भी 0, B 0 हुआ तो भी 0, B की जगह 0 रख देंगे, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यदि A वेक्टर 0 है, B वेक्टर 0 है तो इनका क्रॉस भी 0 होगा। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। A वेक्टर हमने लिया I J के, B के लिए 2I 2J 2 के। अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसमें, तो दोनों लाइनें सेम हो गई सारणी के गुणधर्म से, क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो सारणी गुणधर्म से A क्रॉस B का मान 0 होगा। अतः दोनों, क्योंकि दोनों पंक्तियाँ समान हैं इसलिए इसका क्रॉस 0 हो गया। हमने क्या दिखा दिया कि A क्रॉस B 0 हो गया, बट मॉडुलस है और मॉडुलस में नहीं, वेक्टर A और वेक्टर B 0 नहीं है। अतः इसका विलोम असत्य है, क्योंकि वेक्टर A 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, परंतु A क्रॉस B को हमने 0 दिखा दिया। 9वां क्वेश्चन, इसमें हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ये 3 A B और C। अब पहले हम मूल बिंदु के सापेक्ष इनके OA निकाल लेंगे, OB और OB, जो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था, OA OB और OC। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 AB क्रॉस AC। AB निकालने के लिए OB माइनस OA करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके OB और OA रख दिया I + 2J + 3K। AC निकालने के लिए OC माइनस OA करेंगे तो सॉल्व करेंगे 4J - 3K आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 AB क्रॉस AC। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किया I J के 1 2 3 ये रख दिया और 0 4 3 यहाँ रख दिया। अब इसको सारणी की तरह सॉल्व करा। अभी तुम्हें बताया था कि I को I ले लिया, 2 × 3 - 3 × 4 ये रख दिया, J के साथ -J लेके 1 × 3 - 3 × 0 यहाँ रख दिया, और K के साथ 1 × 4 - 2 × 0 ये यहाँ रख दिया। सॉल्व करा -6I - 3J + 4K आ गया इसमें। अब इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, सॉल्व करा √61 आ गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 1/2 √60 वर्ग इकाई। अब 10th क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। A वेक्टर और B वेक्टर 2 दिए हुए हैं, अभी तुम्हें सूत्र बताया था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। तो हमने इसको A वेक्टर है हमारे पास, भुजा AB ये मान लिया, भुजा AB E वेक्टर हो गया, और भुजा AD B वेक्टर हो गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल AB क्रॉस AD का मॉडुलस, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। तो पहले तो हम A क्रॉस B निकाल लेंगे। अब ये साइन मॉडुलस का नहीं है, ये A क्रॉस B सारणिक का साइन है। ये जो साइन लगा है ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये सारणिक का साइन है। अब इस सारणिक को हल करेंगे हम, तो 20I कैप + 5J कैप - 5K कैप आ जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर 450 अंडर आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणनखंड कर दिए हमने यहाँ पे इसके, ये 3 और 5 लाइन लगा दी, 2 2 पे 1, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 5 × 15 √2 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि दे रखा है कि एक, अब 4 ऑप्शन वाले आ गए, एक नंबर है क्वेश्चन, सिर्फ आंसर लिखना है, लेकिन मैंने पूरा समझाया आपको, आप एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिखोगे। तो मॉडुलस A3 मॉडुलस B √2/3 A क्रॉस B 1 दे रखे हैं, तो हम इनके बीच का कोण बताना है। A क्रॉस B का सूत्र ये होता है, इसकी जगह 1 रख दिया, ये 3 √2/3 3 से 3 कट कर दिया, साइन थीटा आ गया 1/√2, मतलब साइन π/4 के इक्वल, थीटा की वैल्यू आ गई π/4, B पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 12वां है, हमें एक आयत के शीर्ष दिए हैं 4 ABCD, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है
तो ए बी सी डी में दे रखे हैं, तो मूल बिंदुओं के सापेक्ष ए बी सी डी तथा ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रमशः ये हो जाएंगे। ओ ए वेक्टर ये हो गया पहला वाला, ओ बी वेक्टर दूसरा हो गया, ओ सी वेक्टर तीसरा हो गया और ओ डी वेक्टर चौथा हो गया हमारा। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो दोनों एक ही बिंदु से शुरू होना चाहिए, ए बी इंटू ए डी। अभी तुमने बताया था ए बी एक ही बिंदु से होना चाहिए, ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी। तो ये हम निकालेंगे, तो इसका क्रॉस हमने करा पहले, ए बी निकलेगा कैसे, ओ बी माइनस ओ ए से, ये आ गया 2i। ए डी कैसे निकलेगा, ओ डी माइनस ओ ए से निकलेगा, ये माइनस जे आ गया। अब इसमें हम ए बी क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर निकाल लेंगे, माइनस 2i इंटू जे, माइनस 2 इधर लिया, आई क्रॉस जे एक एक इक्वल आ गया। तो इसका मॉडुलस लिया अब हमने माइनस 2k का मॉडुलस, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 वर्ग इकाई, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स खुद कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।